गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम हिस्ट्री की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर वही है चैप्टर 12 गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था, गुप्तकालीन साम्राज्य। और आज का हमारा टॉपिक है गुप्तकाल की वास्तुकला और गुप्तकाल में साहित्य और धार्मिक साहित्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। वास्तुकला की जहाँ तक बात करें तो गुप्त काल में कला के विभिन्न पक्षों का विकास हुआ। राजा और धनी लोगों ने अपनी आय का एक बड़ा भाग कला और साहित्य की रचना में लगे कलाकारों और विद्वानों के भरण पोषण पर खर्च किया। तो सबसे पहले मंदिर स्थापत्य हुआ। तो मंदिर स्थापत्य की दृष्टि से गुप्त काल संभवतः अधिक समृद्ध नहीं था। इस काल में ईंटों से बने हुए कुछ मंदिर मिले हैं। कुछ मंदिर वैष्णव मंदिर हैं, कुछ शैव मंदिर हैं और कुछ बौद्ध मंदिर भी हैं। इसके बाद चैत्य व स्तूप, पहाड़ी चट्टान को एक तरीके से काटकर बनाई गई गुफा व उसमें बने पूजा स्थल यानी गुफा पूजा स्थल को चैत्य कहते हैं। ऐसे पूजा स्थल पहले मौर्योत्तर काल में मुख्यतः बौद्धों व जैनों के लिए बनाए गए थे। फिर यह कला ब्राह्मण धर्म के वैष्णव मत ने भी अपना ली थी। धामेल स्तूप ये सारनाथ में ईंटों से बनाया गया, जिसकी ऊंचाई 128 फुट है। अजंता की गुफाएं भी, इनका निर्माण कई सदियों में हुआ जो विश्व प्रसिद्ध हैं। गुफा संख्या 16, 17 और 19 गुप्तकालीन मानी गई है। गुफा संख्या 16 का गुहा मंदिर 65 फुट लंबा है और इसमें 21 स्तंभ हैं। इसमें एक चैत्य ग्रह में एक स्तूप और बुद्ध की मूर्ति बनी है। गुफा संख्या 19 में सुंदर स्तूप और बोधि सत्वों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। बाघ की गुफाएं भी हैं। ब्राह्मण गुहा मंदिर भी हैं। इनमें उदयगिरी का विष्णु मंदिर है। मूर्ति कला में भी मथुरा, सारनाथ, पाटलिपुत्र में भी ये मूर्ति कला के केंद्र थे। मथुरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। इस काल में गांधार शैली का काफ़ी प्रभाव कम हो गया था और विषय वस्तु और बनावट दोनों दृष्टि से शुद्ध भारतीय शैली में प्रतिमाएं बढ़ने लगी थी। कुषाणकालीन बौद्ध मूर्तियों का प्रभाव मंडल सादा ही था। उन्हें गुप्त काल में सुसज्जित किया गया। हिंदू देवी देवताओं को मानवीय आकार दिए गए। बौद्ध मूर्तियों के बाल घुंघराले हैं। हिंदू देवी देवताओं की जो प्रतिमाएं थी, जिनमें वैष्णव मत का सर्वाधिक विकास हुआ और इसलिए स्वाभाविक तौर पर विष्णु और उसके अवतारों की प्रतिमाएं इस काल में सर्वाधिक बनी। इनमें फिर भी शिव, पार्वती, दुर्गा तथा सूर्य देवता आदि सभी देव देवताओं की मूर्तियां भी बनाई गई। विष्णु की प्रसिद्ध प्रतिमा देवगढ़ के दशावतार मंदिर में मिली है। विष्णु के अवतारों में उदयगिरी से प्राप्त वाराह अवतार की प्रतिमा प्रसिद्ध है। इसमें शरीर मनुष्य का है और मुख वराह का। और भी कई प्रकार की इस काल में बनी सूर्य देवता की प्रतिमा भारत कला भवन बनारस में रखी गई। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रतिमाएं भी यहाँ पर बनाई गई। जैन धर्म से संबंधित प्रतिमाएं भी मथुरा से पाई गई हैं, जहाँ ध्यान की मुद्रा में बैठे वर्धमान महावीर की प्रतिमा जो मथुरा से प्राप्त हुई है। इसमें चित्रकला का भी काफ़ी विकास हुआ था। ये गुप्तकालीन चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण अजंता और बाघ की गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। ये चित्र मनुष्य के लौकिक जीवन से जुड़े हैं। धार्मिक विषयों के अलावा कुछ चित्र उच्च वर्ग यानी राजकुमार, सामंत, योद्धा व साधुओं के जीवन की झलक भी देते हैं। सामान्य लोगों के जीवन की संबंधी कोई झलक नहीं मिलती। संगीत कला की तस्वीरें भी तत्कालीन सिक्कों और साहित्यिक स्रोतों से मिलती है। समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए अंकित किया गया है। इससे उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सिक्कों पर कई वाद्य यंत्र मिले हैं। कालिदास ने भी अपनी रचनाओं में संगीताचार्यों और संगीतशालाओं की चर्चा की है। नृत्य कला भी यानी गुप्तकालीन गुफाओं की दीवारों पर कुछ चित्रों और साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर यह बात कहना गलत नहीं होगा कि नृत्य कला भी इस युग में प्रगति कर चुकी थी। बाह्य गुहा मंदिर के एक चित्र में नृत्य करती हुई 2 मंडलियां चित्रित की गई हैं। अभिनय कला की शुरुआत भी कुषाण काल में ही हो चुकी थी। अश्व घोष और भास जैसे विद्वानों ने पहले नाटक लिखे। गुप्त काल के नाटकों के अभिनय को उच्च कला का माना गया था।
इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कालिदास और विशाखदत्त के नाटकों पर अभिनय नहीं होता था, क्योंकि रंगमंच के विभिन्न अंगों के नाम और अभिनय विविध प्रकारों की चर्चा तत्कालीन साहित्य का रचना में मिलती है। मुद्रा कला का भी कुषाण काल से ही विकास मानते हैं। इससे पूर्व भारत में काफ़ी पहले से पंचमारक सिक्के चलते थे, उन पर भी मोर इत्यादि की आकृतियाँ बनी होती थी। गुप्त काल में मुद्रा कला का भी पर्याप्त विकास हो चुका था। मुद्रा कला में सम्राट की अभिरुचि और उसकी उपलब्धियों को भी अभिव्यक्त किया जाता था, जैसे समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए, व्याघ्र का शिकार करते हुए अंकित करना था चंद्रगुप्त को द्वितीय को शेर का शिकार करते हुए दिखाया गया है। एक मुद्रा में उसे एक हाथ में फूल लिए हुए अंकित किया गया है। उपरोक्त वर्णन के आधार पर हम कह सकते हैं कि ललित कलाओं के क्षेत्र में गुप्त काल में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। विशेषतः मूर्तिकला और चित्रकला तो सर्वोत्कृष्ट रूप में अभिव्यक्त हुई। साहित्य के बारे में अध्ययन करें तो गुप्त काल में सर्वश्रेष्ठ रचनाएं लिखी गई। अभिलेख, काव्य, नाटक, व्याकरण, राजनीति और धर्म संबंधी सभी महत्वपूर्ण ग्रंथ संस्कृत भाषा में रचे गए। यहाँ तक कि बौद्ध और जैन सरीखे ग्रंथों के ग्रंथ भी इसी काल में पाली और प्राकृत भाषा में नहीं बल्कि संस्कृत में लिखे गए। गुप्त काल में इस साहित्यिक प्रगति को स्वीकार करते हुए बार्नेट नामक विद्वान ने ठीक ही लिखा है कि प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त काल का वही महत्व है जो यूनान के इतिहास में पेरिक्लियन युग का है। इस काल में साहित्यिक रचनाओं को मुख्यतः अग्रगणित दो भागों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। एक धर्मनिरपेक्ष साहित्य था, जैसे इसमें काव्य, नाटक, काव्य भी लिखे गए, यानी गुप्त काल के सर्वश्रेष्ठ कवियों का ये काल रहा। इसमें भारवी भट्ट, कुमारदास, माघ तथा हरिसेन जैसे विद्वान थे। सर्वश्रेष्ठ कवि कालिदास चौथी शताब्दी के अंत और 5वीं शताब्दी के प्रारंभ में थे। उनके काव्य ग्रंथों में कुमार संभव, रघुवंश दो महाकाव्य हैं, जबकि मेघदूत और ऋतु संहार काव्य हैं। वास्तव में कालिदास है जिसकी कृतियां विश्व के आधुनिक विद्वानों की नज़रों में विश्व संस्कृति के इतिहास में एक शानदार पृष्ठ है। इसके बाद भरावी को प्राप्त हुआ है। भरावी ने भी एक महत्वपूर्ण इसका काव्य ग्रंथ किरातार्जुनीय उपलब्ध है। इसमें अर्जुन और किरात के युद्ध का वर्णन है। इसके बाद कवि कुमारदास ने जानकी हरण नामक काव्य लिखा, जिसका अनुवाद श्रीलंका की सिंगली भाषा में अब भी मिलता है। माघ ने महाभारत से कथा वस्तु लेकर शिशुपाल वध लिखा। नाटक भी विशेष तौर से प्रसिद्ध हुए। इस काल में भास नामक विद्वान ने 13 नाटक लिखे, परंतु इस काल को वास्तविक प्रसिद्धि कालिदास की कृतियों के कारण प्राप्त हुई। कालिदास का सर्वश्रेष्ठ नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है। उल्लेखनीय कि यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित होने वाली यह सर्वप्रथम भारतीय कृति थी। ऐसी दूसरी कृति भगवत गीता है। इस नाटक की गणना विश्व की 100 सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों में होती है। इसकी विषय वस्तु राजा दुष्यंत और शकुंतला का मिलन है। यह कथा यद्यपि महाभारत से लेगी, फिर भी दोनों दुष्यंत और शकुंतला के प्रणय दृश्यों में मौलिकता है। इसके बाद इस काल के विशाखदत्त द्वारा रचित 2 नाटक मुद्रा राक्षस व देवी चंद्रगुप्तम ऐतिहासिक नाटक हैं। इन दोनों में घटनाओं का सजीव चित्रण है। इसके बाद गुप्त काल के एक नाटककार शूद्रक हुए, जिन्हें मृच्छकटिकम नामक नाटक काफ़ी विख्यात है। यह गुप्त काल का ऐसा नाटक है जिसके विषय वस्तु न तो राजकीय जीवन से संबंधित हैं और न महाकाव्यों से, रामायण और महाभारत के प्रसंगों से लिए गए। इसके पात्र राजा महाराजा नहीं, बल्कि इसके नायक दरिद्र ब्राह्मण सार्थवाह, चारुदत्त और न्यायिका वसंत सेना नामक गणिका है। यह नाटक यथार्थ जीवन पर आधारित प्रतीत होता है। और इसके बाद व्याकरण और अमरकोश का भी विकास हुआ। कामसूत्र भी एक संस्कृत का साहित्यिक ग्रंथ है। इसकी रचना वात्स्यायन नामक विद्वान ने युवा नागरिकों को प्रणय कला की शिक्षा देने के लिए की थी। राजनीति के ग्रंथ भी रचना हुई। फिर भी इस काल में उक्त कामंद की नीति सार नामक ग्रंथ की रचना हुई। धार्मिक साहित्य में महाकाव्य और भागवत गीता, रामायण और महाभारत हमारे 2 प्राचीन महाकाव्य हैं। इनका अंतिम तौर पर संकलन ईसा की 4वीं शताब्दी यानी गुप्त काल में किया गया। ये आज इसी काल के महाकाव्य आज हमारे पास उपलब्ध हैं।
यह महाभारत संसार का सबसे लंबा काव्य है, जिसमें 1,00,000 से भी अधिक श्लोक हैं और जो 18 अध्यायों में बटा हुआ है। जनश्रुति के आधार पर इनका लेखक वेद व्यास नामक एक ऋषि था। भागवत और प्रमुख घटनाएं भी थी, जैसे भागवत गीता के बारे में भी अगर हम अध्ययन करें तो भागवत गीता हिंदुओं की सर्वोत्कृष्ट धार्मिक ग्रंथ है। इसकी रचना भी इसी शताब्दी में पूर्व से लेकर के 4वीं शताब्दी के बीच हुई थी। इसका सार यह है कि हर व्यक्ति को फल की इच्छा किए बिना सभी परिस्थितियों में अपनी जाति और सामाजिक दर्जे द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इसी प्रकार रामायण महाकाव्य की स्थिति भी यही है और यह महाभारत की तुलना में काफ़ी छोटा है। इसमें 24,000 श्लोक हैं और प्रारंभिक रूप में इसकी रचना वाल्मीकि नामक ऋषि ने की है, लेकिन कालांतर में अनेक कथाएं कहानियां जुड़ती चली गई और रामायण हमें राम की कहानी बताती है। पुराणों की रचना भी उत्तर वैदिक काल में हुई, इनकी भी पुनर्रचना होती रही है। हमें जो आज इनके रूप प्राप्त हैं, जो रचना मुख्यतः गुप्त काल में ही हुई थी। दर्शन भी हमारे 6 दर्शन हैं, प्राचीन सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। इन्हें षड दर्शन भी कहा गया है। स्मृति संकलन व भाष्य का भी इसी काल में वर्णन हुआ है। बौद्ध साहित्य की रचना भी इसी काल में हुई। महायान धर्म का प्रकांड विद्वान असंग इसी काल में हुए। जैन साहित्य सिद्धसेन दिवाकर एक महान जैन आचार्य हुए। वे न्याय दर्शन के प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने 32 ग्रंथों की रचना की, जिनमें 21 आज भी हमारे पास उपलब्ध हैं। इसके बाद गुप्त काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास कैसे हुआ, इसका वर्णन भी हम इसी वीडियो में कर रहे हैं। इस काल में महान गणितज्ञ आर्यभट्ट हुए। वह पहला वैज्ञानिक था जिसने गणित को स्वतंत्र विज्ञान के रूप में देखा। पूर्व के विद्वानों ने वैदिक कर्मकांड और ज्योतिष के सिद्धांतों के साथ गणित का जो तालमेल कर रखा था, उन्हें इस वैज्ञानिक ने नकार दिया। आर्यभट्ट नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। इसमें अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित जैसी गणित की शाखाओं की विवेचना की गई। वह विभिन्न प्रकार की गणितीय गणनाओं में दक्ष था। इसके बाद खगोल विज्ञान। आर्यभट्ट गणित के साथ साथ खगोल विज्ञान का भी सर्वोत्कृष्ट विद्वान था। उसका विश्वास था कि पृथ्वी गोल है और अपनी दूरी के चारों ओर परिक्रमा करती है। उसने ग्रहों और ग्रहणों के संबंध में भी अनेक महत्वपूर्ण गणनाएं की। उसने बताया कि जब पृथ्वी की छाया जब चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। आर्यभट्ट ने और भी कई प्रकार की खोजें की। इसके बाद भास्कर प्रथम जो 600 ईस्वी में हुआ, वो भी प्रसिद्ध खगोल शास्त्री था। उसने भी खगोल विद्या पर कई ग्रंथ लिखे। ब्रह्मगुप्त 598 में हुआ, जो ज्योतिषविद था। यह भास्कर प्रथम का समकालीन था। वराहमिहिर 505 ईस्वी में हुआ। ये ज्योतिष विद्या का समर्थक था और गणित को ज्योतिष से अलग किए जाने वाले आर्यभट्ट के सिद्धांतों पर उसने कड़ी आपत्ति दर्ज की थी। इसने 3 विषयों को एक समान महत्व दिया: ज्योतिष विद्या, गणित और फलित ज्योतिष यानी जन्मपत्री विद्या। चिकित्सा विज्ञान में भी महत्वपूर्ण खोजें हुई। इस काल में चरक और सुश्रुत ने महत्वपूर्ण खोजें की। गुप्त काल में इस ज्ञान में और भी वृद्धि हुई। 6वीं शताब्दी में बाणभट्ट और बाणभट्ट ने अष्टांग हृदय की रचना की। इसमें माना गया कि आयुर्वेद का प्रसिद्ध विद्वान चिकित्सक धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी विद्वानों में से एक था। राजकीय सेनाओं में हाथी, घोड़े जैसे पशुओं का विशेष महत्व होता था, इसलिए इन पशुओं की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था। परिणामस्वरूप रोगों से बचाव के लिए पशु चिकित्सा प्रणाली भी पनपी थी। घोड़ों और हाथियों की चिकित्सा पर ग्रंथ लिखे गए थे। अन्य विज्ञानों का भी, जैसे खगोल, गणित, चिकित्सा शास्त्र के अतिरिक्त रसायन शास्त्र, धातु शास्त्र का भी विकास हुआ। यद्यपि हमारे पास इन विज्ञान से संबंधित गुप्तकालीन कोई पुस्तक उपलब्ध नहीं है, फिर भी कुछ लोहे और कांसे की बनी वस्तुएं प्रमाणित करती हैं कि रसायन और धातु शास्त्र की उत्तम जानकारी इस काल के वैज्ञानिकों को थी। जैसे दिल्ली में महरौली लोह स्तंभ धातु विज्ञान के क्षेत्र में गुप्त काल में हुई प्रगति का जीता जागता उदाहरण है। उल्लेखनीय कि स्तंभ गुप्त काल में बना और 15 शताब्दियों के बाद भी इस पर जंग नहीं लगा। इस्पात बनाने की इस तकनीक लोह विज्ञान की उत्तम जानकारी के बिना संभव नहीं है।
इतिहासकार रामशरण शर्मा के शब्दों में यह स्तंभ शिल्पकारों की प्रौद्योगिकी संबंधी दक्षता के प्रति महान श्रद्धांजलि है। इस प्रकार का लौह स्तंभ एक शताब्दी पहले पश्चिम की किसी भी ढलाई घर में बनना असंभव था। इसके अलावा धातु विद्या की प्रगति का अनुमान सिक्कों और मोहरों से भी लगाया जा सकता है। अंत में हम ये कह सकते हैं कि गुप्त काल में विज्ञान प्रौद्योगिकी दोनों रूपों का ज्ञान का खूब विकास हुआ। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में ज्ञान में वृद्धि का मुख्य तौर पर शिल्पकारों और उसकी श्रेणियों को जाता है, जबकि विज्ञान के सामान्य नियमों को खोजने का श्रेय वैज्ञानिकों को जाता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि केवल गुप्त काल की उपलब्धि ही नहीं थी, बल्कि सदियों के उपार्जित ज्ञान का परिणाम भी था। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में गुप्त काल स्वर्ण युग के रूप में हम फिर अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।